हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन मैगजीन गाइस आपकी अगस्त 2023 का एनवायरनमेंट पोर्शन। लेट्स कंप्लीट एनवायरनमेंट पोर्शन टुडे। देखो, हाफ ऑफ द डे आज हम कर लेंगे इसमें, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हैं, तो विल कवर इट बाय पार्ट एंड पार्ट। तो वो हो जाएगा आपका, मे बी इवनिंग में भी एक वीडियो आ जाएगी, तो उसमें भी आप चेक कर लेना, रिविजन कर लेना, क्योंकि टाइम जैसे जैसे जा रहा है ज़्यादा, आप अपना कंटिन्यूशन में अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो देखो गाइस, आज हम एनवायरनमेंट में पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ठीक है, अब इसके बारे में न्यूज़ में क्यों आया है ना, ये होता क्या है, ये किस तरह का फ़ंड है, इस फंड से क्या होने वाला है, वो सारी बातें इस टॉपिक के ज़रिए आपको समझ आएंगी। देखो, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है उसको रिसेंटली रेटिफाई किया गया है। कैसे रेटिफाई करा गया? जो एक असेंबली बैठी थी, जिसका 7th असेंबली था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, उसने ये बेसिकली रेटिफाई करा है। अब इसका पर्पस क्या है इस फंड को लाने का? देखो, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हमने ना एक कस्मे वादे खाए थे आपके, कहाँ पर, एक जगह है आपकी कुनमिंग, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वहाँ पर आपका ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान हुआ था, यहाँ ज़रूरत थी कि हम ना एक फ़िनांस भी लेकर आएँ, फंडिंग भी शुरू करें। तो GBEF एक तरह का आपका काउंसिल भी बिठाया गया, जिसमें कई सारे रिप्रेजेंटेशन है। 16 आपकी डेवलपिंग कंट्री से हैं, 14 आपके डेवलप कंट्री से हैं, 2 मेंबर आपके सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से लिए गए हैं, फॉर्मर सोवियत यूनियन से लिए गए हैं। तो डिसीजन JBFF काउंसिल का होगा, वो क्या होगा, कंसेंसस से लिया जाएगा। जो भी GF इंस्ट्रूमेंट है उसकी लाइंस पे लिया जाएगा। समझ रहे हो आप, ये फंडिंग की क्या ज़रूरत पड़ी? तो याद रखना कि ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, यानी कि जो यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, 2002 में आया था, 2022 में आया था, COP15 जो मॉन्ट्रियल में हल किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CUNCVD जिसको आप बोलते हो, उसके तहत गाइज ये हम लेकर आए थे। इसने HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट को, जो कि 2020 में एक्सपायर हो गए थे, उसको रिप्लेस करके क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। याद रखो, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें 4 गोल्स हैं, 2005 तक उसको सेट आउट करा गया है, 23 टारगेट हैं, 2030 तक उसको अचीव करना है। समझ में आया आपको? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड कहाँ से आ रहा है, बेसिकली इसका रूट कैनाल का है, तो इसका रूट आपका है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अच्छा, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वर्ल्ड बैंक देख रहा है, वर्ल्ड बैंक को इन्वाइट करा गया है, वो एक ट्रस्टी की तरह इसमें काम करेगा। GBEF जो है बेसिकली ये आपके सिमिलर, जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी फंड के बारे में, ट्रांसपेरेंट फंड के बारे में सुना है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड के बारे में सुना है, या स्पेशल क्लाइमेट फंड, बस उस तरह का ही कुछ ये फंड है। जैसे नागोया प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन फंड था, कुछ उस तरह का ही फंड है ये भी। इसमें 20% जो फंडिंग है वो इंडिजिनस लेड इनिशिएटिव्स के सपोर्ट करने के लिए दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज किए गए हैं जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है ना, या लीस्ट डेवलप स्टेट्स हैं, उनके लिए किया गया, ताकि उनको मोर देन आपका 1/3 ऑफ फंड्स रिसोर्स उनको दिया जा सके। फंडिंग का सोर्स कौन होगा? गवर्नमेंट्स होंगी, फिलैंथ्रोपी होएगा, प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये सारे के सारे लोग इस पर फंडिंग किया करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की, कि GBFF जो फंड है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखो, एक तो आपको ना नया तरह का फंडिंग मिलेगा, और आपने अल्टीमेटली ये भी बोला था कि भाई हम 2030 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करेंगे, है ना, रिवर्स करेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस को हॉल्ट करेंगे। तो आपको कुछ तो फंडिंग चाहिए, तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तो उसके लिए आपको फंडिंग मिल गई। दूसरा आपका जो प्रॉमिस था कि इंडिजिनस पीपल को भी हम इंक्लूड करेंगे, लोकल कम्युनिटीज़ को भी हम इंक्लूड करेंगे, ताकि वो भी जागरूक हो और अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट कर पाएँ। उसके लिए आपको एक तरह से एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो 25% जो अर्थ का सरफेस है, उस ओशन सर्विसेज है, वो इंडिजिनस लोग उसको मैनेज करते हैं, लोकल कम्युनिटीज उसको मैनेज करती हैं, और उसी एरिया में अर्थ की 80% बायोडाइवर्सिटी रहती है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट था उनको इंक्लूड करना। और तीसरी चीज़ है जो GBFF, इसका एम्फोसिस क्या है बेसिकली, कि आपका राइट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट कराना। ठीक है, उसके बाद आपका SDG गोल जो है उसको भी आपको फुलफिल करना है। तो आपके 3 गोल है इसमें, देखो 13, 14, 15, ये तीनों गोल्स आपके पूरे होंगे SDG के। और वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं क्लाइमेट एक्शन 13th गोल, 14th गोल लाइफ बिलो वाटर, और गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। तो समझ रहे हो अल्टीमेटली आप कितने सारी चीज़ें इससे लेकर आओगे। अच्छा, तो कंक्लूडिंग लाइन में यही बोलोगे कि भैया आज की डेट में सभी कंट्रीज़ का नीड ऑफ द आवर है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, सभी के लिए इमीडिएट ज़रूरत है कि GBFF चीज़ों को ऑपरेट किया जाए, फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो हमारा एम्बिशियस टारगेट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल COP15 का, वो भी सेट हो पाए।
ठीक है गाइस, तो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल. नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर आर्टिकल. उससे पहले याद रख लो, इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. 1991 में आया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, याद रखना. मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल फंड है जिसका काम यही है ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट प्रोवाइड करना. 185 मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट है, इनमें इंडिया भी पार्ट है. वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है. इसमें फंड्स को ग्रांट करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के 4 फोकल एरियाज पे काम करते हैं ये. क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लेशंस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन दी इंडियन हिमालयन रीजन. अब आप जानते ही हो किसी भी स्टेट में अगर रेगुलेटेड टूरिज्म नहीं होगा तो वो क्या क्या क्रिएट कर सकता है. तो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने गाइस गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दी है कि प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाया जाए ताकि जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, अनरेगुलेटेड टूरिज्म किया जा रहा है इंडियन हिमालयन रीजन में, उसको रोका जा सके. बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. तो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट में यहाँ से लेकर आए, उन्होंने हाईलाइट करा. देखो जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज भी ओवर एक्सप्लॉइट बल्कि किए जा रहे हैं. इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, होम स्टेज बना के, गेस्ट हाउस बना के, रिसोर्ट बना के, होटल रेस्टोरेंट बनाकर. अब आप जाओ यार, नैनीताल गए होगे, इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर रखा है. या और भी दूसरे आप टूरिज्म जो टूरिस्ट स्पॉट पे जाते होगे तो आप देखोगे इतना ज़्यादा, मतलब रिसोर्ट्स, गेस्ट हाउस, होम स्टेज इतने ज़्यादा बनते जा रहे हैं कि आप क्या करोगे, उसको कैसे रेगुलेट करोगे. तो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द IHR की बात की जा रही है. देखो क्या रहा है, जियो फिजिकल हिमालय जो होते हैं वो टेक्निकली बहुत एक्टिव हैं. अनकंसोलिडेटेड, सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना है. आप समझो ना, उसकी ज़मीन, उसकी जोग्राफिक कंडीशन कैसी है. अगर आप अंडर कटिंग करते हो, रिवर करंट जो वैली के अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी के आ रहे हैं, तो वो आपको क्या देंगे अल्टीमेटली. हिल की वॉशिंग होगी, पर्कुलेशन होगा पानी का, रेन की वजह से क्लाउड बर्स्टिंग होगी. जोशीमठ क्राइसिस आपने नोटिस करा ही उत्तराखंड का. तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, डिफॉरेस्टेशन है, ग्रेजिंग की समस्या है, कंस्ट्रक्शन की समस्या है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर में ऑब्स्ट्रक्शन आने की दिक्कत है. मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स आप बना दोगे, क्या ना, टेहरी डैम का रिजर्वायर देख लो आप, उसने कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन करा है जिसकी वजह से नेचुरल फ्लो वाटर का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. टूरिज्म बढ़ा भी है, इसमें कोई शक नहीं है. 2025 तक 240 मिलियन हो जाएगा. अभी 100 मिलियन है. 2000 हर साल 100 मिलियन टूरिस्ट बढ़ जाते हैं. 240 मिलियन बढ़ जाएंगे by 2025. तो आप क्या कर रहे हो, आप अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ेगा रिसोर्सेस में, है ना. तो नीति आयोग ने बोला कि टूरिज्म भैया GDP को भी, आपको GSDP अगर आप देखो तो 10% से ज़्यादा आपको उसमें कंट्रीब्यूट करके दे रहा है उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम में. लेकिन देखो आपको इससे पैसा भी मिल रहा है ना. आपको पता है कि इससे हमारा कंट्रीब्यूशन हिमालयन स्टेट जितने भी हैं वो चलते बेसिकली टूरिज्म की वजह से हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट वही है. लेकिन गाइस रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन रेगुलेशन में समस्या क्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे रेगुलेशन में कि वेस्ट की बहुत जनरेशन हो रही है. नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन हिमालयन जो स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, उसमें 8.395 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट निकल रहा है. और रीज़न क्या है, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम है, अनऑर्गेनाइज वेस्ट कलेक्शन की प्रॉब्लम है, रिसाइकलिंग की दिक्कत है, वाटर रिसोर्सेज डिग्रेड हो रहे हैं, वाटर शेड डिग्रेड होते चले जा रहे हैं. फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाएगी तो नेशनल फॉरेस्ट का कवर खत्म होता जा रहा है. टूरिज्म जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, वो बिल्ड करते जा रहे हो तो फॉरेस्ट कवर खत्म होता जा रहा है. बायोडाइवर्सिटी पे जिसका इंपैक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम आपका खराब होगा. लैंडस्केप की तरफ चलो तो इको फ्रेंडली कहाँ रह गया, एस्थेटिक कहाँ रह जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, डेंजरस कंस्ट्रक्शन अगर आप कर दोगे तो. और सीजनलिटी ऑफ टूरिज्म, देखो इतना फ्लक्चुएशन है टूरिज्म एक्टिविटीज़ में डिफरेंट सीजन्स में, जिससे अलग अलग प्रॉब्लम है. कभी कभी ओवर क्राउडिंग की समस्या, कभी कभी लैक ऑफ सर्विसेज की समस्या, इरोजन हो रहा कल्चरल फैब्रिक का, सोशल वैल्यूज़ का, मास टूरिज्म की वजह से. अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी दी है. इवन यू कैन, देखो अब इस तरह की केस स्टडीज आप कहाँ कहाँ लिख सकते हो, अपने एसेज में लिखो, अपने आंसर्स में लिखो, इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर्स मोर फिजिबल, मोर रेलिवेंट. ठीक है. तो जैसे क्वेश्चन में है, केस स्टडी में बोला हुआ है, वाई शिमला इज क्रम्बलिंग, शिमला क्रम्बल क्यों कर रहा है. देखो सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. यानी कि देखो जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश का, जैसे कि आपको पता ही है, वो हाई कोर्ट है, लॉयर्स हैं, चैम्बर्स हैं, न्यू इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, इसमें कंस्ट्रक्ट किस पे किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया सब्सटेंशियल वाटर स्प्रिंग्स एंड चैनल्स पर. समझना ध्यान से आप बात को.
अब फर्दर देखो, जब शिमला की प्लानिंग की गई तो वहाँ पर ना एक चीज़ ओवरसीन की गई, उसमें मतलब उसको ना ध्यान नहीं दिया गया उस बात पर। और ध्यान ना दिया जाने से मतलब क्या होता है कि वहाँ पर ना आपके कई सारे डिपार्टमेंट क्रिएट्स हो गए विदाउट डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। अब शिमला डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें ना क्लाइमेट एक्शन प्लान को चेक करा गया है ना, ये सब देखा ही नहीं गया था। इसी वजह से जो शिमला है क्रम्बल कर रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन होता चला जा रहा है। बात को समझ रहे हो आप? तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से शिमला क्रम्बल हो रहा है। ये आप एक केस स्टडी के फॉर्म में डाल सकते हो कि ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट, मेडिकल कॉलेज और दी ओवर एक्सटेंशन ऑफ द वाटर स्प्रिंग्स एंड शिमला चैनल्स पे बना है, जिसकी वजह से दिक्कत है। तो क्या किया जाए? देखो, करने के लिए ना इनिशिएटिव ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं लेती है, गवर्नमेंट लेती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। स्वदेश दर्शन 2.0 हमारा प्रोग्राम है, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें कैसे रिपोर्ट करना, कोई अगर अनहाइजीनिक प्लेस मिल रहा है तो लोग उस पर मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड करके बताएं वहाँ पर कि देखो ये पिक्चर है, ये क्राइसिस है, यहाँ पर आके ठीक किया जाए, स्पॉट्स ताकि तैयार हो जाएं। तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है गाइस प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, मॉनिटरिंग की। मल्टी ईयर स्ट्रैटेजी बनाओ सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, जिसमें आप इन्वायरमेंट को भी एस्पेक्ट दो, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, सेफ्टी इशू। और ये सारी काम तभी पॉसिबल है जब आप लोकल कम्युनिटी के साथ मिल के काम करोगे। पॉलिसी रेगुलेशन की ज़रूरत है, प्रमोट जीरो वेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आपका टारगेट है, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टारगेट है। इन्वायरमेंटल ऑडिट की भी दिक्कत है, तो आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट करना पड़ेगा ना, इन्वायरमेंट एफिशिएंसी को चेक करना, कार्बन जनरेशन सर्टिफिकेट्स को देखना, इको लेबलिंग करना, सर्टिफिकेशन स्कीम बनाना, क्लियर जोनिंग करना लैंडस्केपिंग की जितनी भी है, तो इससे मॉनिटरिंग आपकी होगी। इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस टू इंश्योर इंटीग्रेटेड डेस्टिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। असेसमेंट करो इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर करो। एक फिनेंस एंड मार्केट की बात है कि यहाँ पे ना ग्रीन सेस पेमेंट यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर ग्रीन सेस, इको सर्टिफिकेशन देने की, न्यू टूरिज्म सर्किट पैकेजेस बनाने की ज़रूरत है ताकि मास टूरिज्म साइट को डीकंजेस्ट भी किया जा सके। तो स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान करना पड़ेगा हमें, इस पैटर्न पे हमें स्मार्ट सिटी बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? स्मार्ट सिटी का जो पैटर्न है वहाँ पर भी आपको यही देखना है कि वहाँ के क्या प्रॉब्लम्स हैं। टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट बनाओ आप, मल्टी हज़ार जितने भी जोन्स हैं उसमें मैपिंग करो। इसका आपको सेंसिटाइजेशन को समझना पड़ेगा, कितनी सेंसिटिविटी है। टूरिज्म मीडिया कैंपेन चलाओ, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स का इस्तेमाल करो आप, तब जाके गाइस ये आपका एक अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, तो टूरिज्म स्पेसिफिकली अगर IHR से रिलेटेड आएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखो आंसर राइटिंग का ये सही मौका है। देखो मेंस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। प्रीलिम्स अब आप ज़्यादातर देखोगे स्टेट्स के भी वो अब करेंगे अप्रोच नेक्स्ट ईयर। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। ये मत सोचा करो कि प्रीलिम्स नहीं होगा या जो भी है, मत सोचो गाइस, जस्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेंस के लिए लिख डालो, ऑप्शनल तैयारी कर लो, क्योंकि जनवरी फरवरी से फिर आपको प्रीलिम्स का वो मिल जाएगा, एक टारगेट करना पड़ेगा आपको। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर द मैगजीन्स प्रॉपरली। जितने भी मैगजीन्स के टॉपिक गाइस मैं करा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से लेने की ज़रूरत है आपको। अच्छा, थर्ड टॉपिक है आपका